Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, NCERT 12th साइकोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें आज आपके लिए टेस्ट नंबर 4 लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार 10 प्रश्न, बिल्कुल नए प्रश्न आपको ये देखने को मिलेंगे मित्रों। तो बिल्कुल कमेंट करके जाए साथियों कि आपको ये टेस्ट कैसा लगता है जब आप वीडियो को पूरा देख लेते हो। मित्रों, बहुत ही शानदार ये 10 प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि ये 10 ही प्रश्न बिल्कुल आपको नए लगेंगे। और सुबह आपके 8 बजे हिंदी व्याकरण का टेस्ट 16 आएगा, जिसमें टेंस या काल टॉपिक से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको उन 20 प्रश्नों से ही पूरा टॉपिक क्लियर करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। प्रश्न नंबर 1 आता है, सम्मोहन विधि का प्रयोग फ्रायड ने मन के किस स्तर की जानकारी एकत्रित करने हेतु किया? तो सबसे पहले आपको सम्मोहन विधि के बारे में भी पता होना चाहिए। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एक बार आप आंसर बता दीजिए अपना, और उसके बाद में कि भाई हाँ आपका आंसर सही है या गलत है उसको समझेंगे। तो विकल्प है चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन और इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा अचेतन मन। अचेतन मन कैसे हैं साथियों? सम्मोहन विधि का मतलब होता है सामने वाले को अपने वश में करना, ठीक है, या सामने वाले की जो मन की बातें हैं आप उनको जान लेते हो। मित्रों, सम्मोहन विधि को अंग्रेजी भाषा में हिप्नोटाइज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिप्नोटाइज भी इसको कहा जाता है। हिप्नोटाइज का मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपको अपने वश में कर लेता है या आपके मन की बातें वो जान लेता है तो वो ही कहलाता है हिप्नोटाइज, और इसे ही कहते हैं सम्मोहन विधि। इसका प्रयोग इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन, मतलब जो व्यक्ति के अचेतन मन की बातें हैं उनको जानने के लिए ही इस विधि का इन्होंने प्रयोग किया था। तो साथियों, यहाँ तीसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, सुखेप्सा सिद्धांत पर कार्य करता है इड, ईगो, सुपर ईगो और सभी। तो मित्रों, जो सुखेप्सा सिद्धांत है इस पर कार्य करने वाला है इड। इड का मतलब होता है इदम। क्या होता है? इदम होता है। मतलब इसमें व्यक्ति सिर्फ सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको जो सुख प्राप्त हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या गलत तरीके से, उसको सिर्फ सुख ही प्राप्त करना होता है। तो साथियों, इसका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न को समझिए। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने ये क्यों किया, तो उसका यह कथन अभिव्यक्त करता है दमन को, चेतना को, अहम को और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने ये क्यों किया। तो ये जो उसका कथन है ये मित्रों दमन को अभिव्यक्त कर रहा है। मतलब उसके मन में जो दबी हुई बातें हैं वो जब बाहर आ जाती है तो साथियों वो व्यक्ति इस प्रकार का वाक्य बोलता है। तो यहाँ पर प्रथम विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 आता है साथियों, कोई एड्स से ग्रसित व्यक्ति अपनी बीमारी को पूरी तरह से नकार देता है। व्यक्ति द्वारा समायोजन की कौन सी विधि का उपयोग किया जा रहा है? अब यहाँ पर देखिए, एड्स से ग्रस्त कोई व्यक्ति है, वो अगर उसकी रिपोर्ट आती है कि भाई आप इसमें पॉजिटिव हो, अब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई बिल्कुल मुझे कोई बीमारी नहीं है, वो उस चीज़ को पूरी तरह से नकार रहा है। तो वो समायोजन की कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है, अस्वीकरण है, जुगाड़ है या तार्किकीकरण है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा अस्वीकरण। अस्वीकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति को भले ही पता हो कि भाई उसकी जो उसके साथ जो घटना हुई है वो सही है, लेकिन उसको वो पूर्ण रूप से वो नकारता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि भाई आपका बहुत ही प्रिय, सपोज करना है, भगवान करे ऐसा नहीं हो, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि आप सपोज करें कि आपका बहुत ही प्रिय शांत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। आपको विश्वास नहीं हो सकता कि होता है कि यार ऐसे कैसे हो गया, कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल मैं इसको मना ही मानता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मित्रों उसको ही कहा जाता है अस्वीकरण। ठीक है, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है साथियों। प्रश्न 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न आता है,
प्रबल कामेच्छा से ग्रस्त कोई व्यक्ति यदि अपनी ऊर्जा को धार्मिक क्रियाकलापों में लगाते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करता है, व्यक्ति द्वारा समायोजन की कौन सी अप्रक्षेपी विधि का प्रयोग किया जा रहा है? प्रक्षेपण, युक्तिकरण, दमन और प्रतिक्रिया निर्माण। तो साथियों यहाँ पर एक बार प्रश्न को देखिए अच्छी तरह से। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रबल कामेच्छा से ग्रस्त कोई व्यक्ति, कि उसके कामेच्छा बहुत ही तीव्र है, प्रबल है। अब यदि उस ऊर्जा को वो व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों में लगा रहा है और ब्रह्मचर्य का वो पालन करने लग जाता है, तो मित्रों वो यहाँ पर एक प्रतिक्रिया निर्माण जो समायोजन की एक अप्रक्षेपी विधि है, उसका प्रयोग यहाँ पर वो कर रहा है समायोजन करने के लिए। तो बिल्कुल आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है साथियों। दमन नहीं होगा, युक्तिकरण भी इसको नहीं कहेंगे और प्रक्षेपण भी आप इसको नहीं कह सकते। चौथा विकल्प बिल्कुल राइट है। प्रश्न 6 देखेंगे। छठा प्रश्न आता है मित्रों, यदि कोई छात्र परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद कोई नए कलम खरीदता है और सोचता है कि वह आगे की परीक्षा में नए कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा, छात्र की सोच उदाहरण है प्रतिक्रिया निर्माण की, युक्तिकरण की, शमन की या प्रक्षेपण की। तो देखिए मित्रों यहाँ पर प्रश्न को समझिए कि पहले छात्र ने निम्न स्तरीय निष्पादन मतलब उसके कम नंबर आए। अब उसने सोचा कि यार मैं नए पेन खरीदूंगा और नए पेन खरीदने से मेरा जो स्कोर है वो भी अच्छा होगा, मेरे अंक भी अच्छे आ जाएंगे। तो मित्रों यहाँ पर वो युक्तिकरण का प्रयोग कर रहा है। आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों। 7वां प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की पंच अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? शोर्न ने, फ्रायड ने, कोहलबर्ग ने और बंडूरा ने। तो मित्रों पंच अवस्था का सिद्धांत किसको कहते हैं? आपको अगर ये पता है तो आप बड़ी ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि पंच अवस्था का सिद्धांत किसे कहा जाता है तो आप इस प्रश्न में उलझ सकते हो मित्रों। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सिगमंड फ्रायड। देखिए मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है जो सिगमंड फ्रायड ने दिया था और जिसमें इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, उसको ही पंच अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है और जिसको किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न आता है, काम प्रसुप्ति अवस्था की उम्र सीमा है 0 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से 11 और 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ आपके सामने 4 विकल्प है। यहाँ पर डायरेक्टली काम प्रसुप्ति अवस्था के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि काम प्रसुप्ति अवस्था किसे कहा जाता है और उसकी उम्र सीमा कितनी होती है। तो मित्रों राइट आंसर होता है इसका 7 से 11 वर्ष। काम प्रसुप्ति अवस्था का सीधा सा मतलब है जो सुषुप्ता अवस्था होती है। क्या होती है? सुषुप्ता अवस्था, जिसमें जो बालक या बालिकाएं होती है उनकी जो काम वासना है वो बिल्कुल न्यूनतम या निष्क्रिय हो जाती है, तो उसको ही काम प्रसुप्ति अवस्था के नाम से जाना जाता है। तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न है, पश्चिम फ्रायडवादी उपागम के जनक हैं सिगमंड फ्रायड, हॉर्नी, युंग और एडलर। तो मित्रों पश्चिम फ्रायडवादी उपागम की यदि बात करें तो इसके जनक आते हैं कार्ल युंग, जिसको कार्ल जुंग या कार्ल यंग भी कहा जाता है। मित्रों ये शुरू में फ्रायड के ही शिष्य थे, लेकिन इनमें कुछ वैचारिक मतभेद हुआ और ये इनसे अलग हो गए और इन्होंने पश्चिम फ्रायडवादी या नव फ्रायडवादी उपागम भी की स्थापना की। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करके जाए साथियों, और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का बिल्कुल आपको अपडेट आता रहे। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण किसने किया? हाथवे एवं मैकिनले, हेंस आइंजैक, रेमंड केटर और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची है उसका निर्माण करने वाले थे हाथवे एवं मैकिनले।
मतलब यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है। देखना नहीं भूले, सुबह आपको 8 बजे हिंदी व्याकरण का काल भाग सेकंड, काल टॉपिक से भाग सेकंड है, मिलेगा टेस्ट में। 20 शानदार प्रश्न, पूरे टॉपिक को ही कवर कर देगा वो टेस्ट मित्रों। तो ज़रूर देखें सुबह 8 बजे। धन्यवाद मित्रों।